ओके, हेलो एवरीवन। पॉन वेबिनार में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम शफीक ज्ञानी है और मैं पेशावर बेस एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम करता हूँ। आज एक बार फिर जिस तरह पॉन पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क ने जो सिलसिला शुरू किया है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो वेबिनार्स अरेंज किए जा रहे हैं, तो इसमें आज का जो वेबिनार है उसका टॉपिक है कि हम किस तरह कोविड-19 जो गुजरा है और इसके अभी भी तकरीबन उसके चीज़ें जारी है, तो इसमें हम अपने रिज्यूमे और अपनी प्रोफेशनल बिल्डिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है जिन्होंने हमें टाइम दिया है, तो उसको खुशामदीद। मैं उनको इंट्रोड्यूस करता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास नजीउल्लाह खटक साहब है। ये आई विल बी का एलुमनाई है और केपी चैप्टर से इनका ताल्लुक है और इनके जो पर्सनल जो तकरीबन 15 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिकली करियर एडवाइजरी में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में और प्रोडक्ट डिज़ाइन में, एज वेल एज वो पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग में भी इनका खासी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। नजीर साहब जो है वो ऑलरेडी एक कॉलेज जो है उसको भी चलाने की कोशिश चला रहे हैं। एक जो मुख्तलिफ जो हायर डिग्री डिप्लोमाज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इनका ताल्लुक जो है जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है उससे भी है और इसके साथ साथ जो यूथ डेवलपमेंट कमीशन है खैबर पख्तूनख्वा का, उसका भी ये मेंबर है। इसके साथ साथ जो रिलीजियस हेरिटेज जो कमेटी है उसके साथ भी ये मुंसलिक है। दूसरी जो हमारी गेस्ट है वो उसका नाम लुबना है। इसकी ये लाहौर बेस होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसका नाम है वॉरियर सीवी। वॉरियर सीवी जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप किस तरह अपने सीवी को टेलर कर सकते हो और किस तरह उसको क्राफ्ट कर सकते हो, तो इनकी वो स्पेशलाइजेशन है। साथ साथ ये कवर लेटर जो है जिस तरह लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह हो गई, तो इसके साथ भी ये मुंसलिक रह चुकी है और इसमें ये काम जो है कर चुकी है। जो हमारे तीसरा गेस्ट है उसका नाम उस्मान सलीम साहब है। उस्मान सलीम साहब जो है ये एक यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है S&P ग्लोबल। तो उसके साथ HR में काम कर रहे हैं। तकरीबन 9 साल का इनके एक्सपीरियंस है और स्पेसिफिकली जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग वगैरह हो गई, इस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह हो गए, तो इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप तीनों गेस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अगर जो व्यूअर्स है अगर वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बार है उसमें कमेंट्स लिख लें। हम आखिर में जो कमेंट्स लेंगे, जो क्वेश्चन लेंगे, तो हम उसमें आखिर में क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने भी टाइम निकाला है और आप अभी हमारे साथ जो है इस वेबिनार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं निजी खटक साहब से पूछना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली अमूमन सीवी जो है उसकी एक तो उसकी बता दें कि उसकी वजह क्या है, क्यों हम सीवी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सीवी कितनी ज़रूरी है और सीवी कितने परसेंट जो है उसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखते हैं। और अगर वो बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। थैंक यू पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क केपी चैप्टर। मुझे खुशी हुई कि अगर मैं कोई भी हेल्प कर सका, कोई कुछ सीख सका इस छोटे से ड्यूरेशन में। आई एम श्योर मेरे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें काफ़ी प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। मेरा शायद इतना तजर्बा नहीं है सीवी बनाने में, क्योंकि एक ही इंसान सीवी बनाता है, अपनी सीवी वो उसी को लेके आगे चलता है। लेकिन हाँ, कुछ जॉब्स जो की हैं, जो कुछ काम किया है, तो उसका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ कि सीवीज जो है इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। आई विल से दैट since we all are new to each other right now, you have just explained my portfolio from my CV. So it's just like knowing someone who is not present, who is not there,
But if you want to know about their experiences, if you want to know about their education, if you want to know about their hobbies, all those things would just be, if they are on a piece of paper, it becomes very easy for someone to just look at them and then decide who to call for an interview or a formal meeting or an informal meeting. So that's the real importance of having a CV or a biodata, as we call, some would call them a resume. But the most important factor is that if you clearly portray your skills in there, it really helps a lot for the employers to just, not just for the employers, I would say, even since I'm in the business of the university's recruitment as well for different universities. So at some levels, for example, at the MBA level, the Masters of Business Administration, most of the business schools, they would require a work experience prior to joining an MBA program, and it's managerial level work experience. So even there, your CV matters a lot. The CV has to be very crisp and very up to date in order for you to secure an admission in any of those universities. So it works both ways. थैंक यू नजीर साहब, जिस तरह आपने बात की कि अमूमन जो है उसमें डिफिकल्टीज होती है, और मैं समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज तब बनती है जब बंदा इनिशियल स्टेज में होता है और जब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो आ जाता है। तो मैडम लुबना से मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरह एंट्री लेवल पे और किस तरह जो बिगनर लेवल है उस पे हम किस तरह सीवी को बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री होती है और हमारे पास ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, ना हमारे पास कुछ इस तरह स्किल्स होते हैं। तो हम इनिशियल जो एंट्री लेवल है उस पे हम सीवी किस तरह बना सकते हैं? Thank you so much for inviting me here and giving me a chance to speak here on this amazing platform. Thank you, Shafiq. Okay, for entry-level professionals, definitely it's a big challenge to craft the CV because they do so many mistakes. And I just want to highlight the three major challenges the entry-level professional have to face while crafting their CV. The number one challenge they have to face, a 6-second challenge, I call it a 6-second challenge. Actually, entry-level professional has to face a problem because a recruiter gives just a 6-second time, an average, to evaluate a CV. Okay, to evaluate a CV, he gives just a 6 second, and in this time period, the recruiter just decides whether he or she has to accept the CV or he or she has to reject the CV. And this is a very crucial time. If you send the CV that is copy pasted, you can say, because here in our universities, students do a big mistake that is पूरी क्लास एक ही CV यूज करती है और वहां पे जस्ट नेम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल का सीवी होता है, वो एक्सक्लूसिव सीवी नहीं होता, वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, दैट इज अ मेजर चैलेंज। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स से इनिशियल लेवल प्रोफेशनल्स से दैट they don't get the interview call. That is the big problem with the initial level or entry level professionals, you can say. And the number two, the big challenge, the big problem the entry-level professionals have to face, in fact, that they say they send एक घंटे में उन्होंने कुछ 100 पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर दिए हैं और उसके लिए ऑल इन वन सीवी यूज के एक ही सीवी के थ्रू उन्होंने hundreds of job post के लिए अप्लाई किया। This is a big mistake. They don't edit it, just change the name or send all of that. That's the major reason they don't receive the interview calls. Now the question is, what should they do to have a good CV so that they get maximum interview calls? Number one, the format of the CV is important. My recommendation is format should be very neat and clean. That should not be the colorful. And number two, give the reason to the recruiter why he or she should hire you. Explain your accomplishment, explain your sports activity,
activities, explain your strengths and the skills you have developed during the educational time period. These and one more important thing, the length of the CV is also very that matters a lot. For entry-level professionals, I recommend it is a normal thing that they should have a one-pager CV. That's the best. थैंक यू जी। उस्मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि आपका स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस जो है ज्यादातर एचआर में है और आपको 1000 सीवी देखने का मौका मिला होगा, जब आपके पास सीवी आती है तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं और किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं? Okay, Shafiq, it's a very good question. Whenever I receive any resume, the first thing I have in mind is definitely the job description for that particular role, जिसके लिए उन्होंने CV भेजा. For example, we are looking for like 10 specific skill sets for that role. So I would definitely look into the CV कि जो candidate है, if he or she is sending his or her resume, वो कितने % उस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा है. Right, for example, again, if we are looking for like 10 skill sets, and if the candidate has absolutely mentioned 6 out of those 10, then the CV is good to go. By that I mean I would definitely love to have a conversation with the candidate just to open up the discussion. So this is the first thing I see. Second, I completely agree with Lubna and Najiullah as well. The format is pretty important because once you have a decent format of the CV, including the content of the CV, what you are writing, how you are writing it, where you are writing it, तो ये सब चीजें, these are equally important whenever we look into any CV of any particular candidate. Thank you जी, thank you उस्मान साहब. लुब्ना मैडम, अक्सर हमने देखा है कि जो सीवी यानी आ जाती है तो उसमें मुख्तलिफ इश्यू होती है कि कभी कभार वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभार वो छोटी होती है. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि, और ये भी बता दें कि आया सीवी में पिक्चर जो है वो जरूरी है कि नहीं, और यानी जो ऊपर जो इंट्रो सेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो इंट्रो सेक्शन में क्या क्या लिखने की जरूरत है. यानी फॉर एग्जांपल हम कभी कभार लिख लेते हैं इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी लिख लेते हैं, सीएनएसी नंबर लिख लेते हैं, मैरिटल स्टेटस लिख लेते हैं, जो अमूमन उसकी जरूरत नहीं होती. आप क्या समझते हैं कि जो इंट्रो पार्ट है उसमें हम क्या क्या ऐड करें, और सीवी जो साइज है वो जरा बता दें कि सीवी साइज कितनी होनी चाहिए? Okay, Shafiq, मैंने पहले भी बताया कि for entry level professionals there should be a one-pager CV. That's the normal thing, and that's acceptable to every organization like this. But here, as your experience increase, your job number also increase. जैसे जैसे increase होती हैं, obviously उसको ज़्यादा space चाहिए होती है. Then your CV can extend to the 2 or 3 pages CV. Okay, it can be increased to 2 or 3 pages CV, but please, my request is don't over occupy with the content on the CV, and it should not exceed the length of to the 5 pages, 10 pages. Even I have received so many times the 10 pages CV. Oh my God, who have that I have recruited has just 6 seconds और decide करता है कि इसको accept करना कि नहीं. Number one, ये 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सीवी की लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. सेकंड, योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर फोटोग्राफ, the headshot on the CV. As far as Pakistan is concerned, big yes to the photograph, to the headshot on your CV. You should put up the headshot, but that should be a very professional looking headshot. And some points are very, very important here to be considered while putting up a picture on your CV. Your picture should be, you should be very nicely dressed up, officially dressed up in the picture, in the headshot. And number 2, your background should be transparent. प्लीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर नहीं सीवी पे लगाइएगा. ठीक है. यूजुअली प्रोफेशनल ब्लू बैकग्राउंड प्रेफर करते हैं और मैं नहीं बिल्कुल भी करती. ठीक है. ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इज ओके एंड द ग्रे बैकग्राउंड इज फाइन. Okay. Now, number 2, your picture should be very high resolution picture.
फोटोग्राफ के पास चाहिएगा, किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास, और अच्छी पिक्चर मतलब हाई रेजोल्यूशन पिक्चर रेकमेंड करती हूँ. And very important thing is wear a nice smile on this on your picture, on your photograph that you are going to put up on your CV. Smile is very important. That's my tip. You can say that's my recommendation. Have a good smile on your picture, and that is the final headshot that you can put up on your CV with the big confidence. Okay, this is all about the photograph on the CV, and then comes to the third question is relevant to the contact details. What contact details should be there on the CV, right? Contact details. The most important thing is contact details should be correct. Okay. 80 research shows 42% of the resume has an incorrect contact details. अगर आपकी contact details, आपका phone number, आपका email address correct नहीं है, तो आपसे recruiter कैसे contact करेगा, और आप फिर complain करते हो कि आपको interview calls नहीं आती. ठीक है? Double check, triple check your contact details. Contact details में आपका phone number होना चाहिए, आपका email होना चाहिए, आपका city and country name होना चाहिए, और आपका LinkedIn हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि LinkedIn भी उसमें ऐड होना चाहिए. These are the most important things जो कि आपके contact details में होनी चाहिए. सही, थैंक यू जी. शुएब साहब ने मैसेज किया है कि if anybody is fresh graduate, he has no experience, what you will suggest to him? तो मेरे ख्याल में लुबना मैडम ने इसका ऑलरेडी आंसर किया है कि आप एक पेजर जो है, वन पेजर सीवी जो है वही रखें, और उसी को फर्दर जो है लोगों को सेंड करें. नजीब साहब से मैं क्वेश्चन करूंगा कि नजीब साहब, ये एक अभी भी हमें देखने को मिला है कि कोविड से पहले भी एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी जो स्पेस आई है, तो इसको बंदा सी में किस तरह कवर कर सकता है, स्पेसिफिकली जो ये पेंडेमिक टाइम था और इसके साथ साथ जिसका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो टाइम गुजरा है, अगर इसका कोई ट्रिक आप बता सकते हैं तो. सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है कि उसमें अलाइव लिख लें कि मैं जिंदा हूँ इस पूरे टाइम में. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कोविड में आप जिंदा बच गए, तो ये मेंशन करना बड़ी जरूरी है. आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गई. And you are the fittest person in the world. You're the fittest person. You should be glad about it, and you should celebrate. So it's not necessarily keeping things artificial is not recommended. सही. और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टाइम जो है, यानी इसको अगर यानी बंदा किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व होता है, तो मेरे ख्याल में अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड होता है, अगर हम उसको किसी ट्रेनिंग से अगर हम उसमें लिख दे कि फॉर एग्जांपल किसी ने इस तरह एक मॉक जो मेसिव ऑनलाइन टेस्ट होता है, अगर किसी ने वो अटेंड किया हो तो वो भी उसमें मेंशन कर सकता That's है. very good, Sajid. Can I answer here? जी मैडम. सॉरी प्लीज आप कंटिन्यू करें. सॉरी, मैं समझे वो उन्होंने एंड कर दिया, दैट्स व्हाई मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रही थी. मैं जो कह रहा था, आई वाज सेइंग कि इट शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक. रियलिस्टिकली आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखें जो आपने एक्चुअली किया है. लेकिन जैसे कोविड का टाइम था जिसमें मैंने ज्यादातर रेस्ट ही किया उस टाइम पीरियड में और कुछ नहीं किया, एंड आई हैव एंजॉयड. मैंने ओवरऑल के कोई 5-6 सीजन्स देख लिए, तो आई मीन आई जस्ट डोंट हैव टू पुट देम ऑल देयर कि मैंने कौन से ड्रामास देखे हैं, कौन सा कुछ किया है. बट यस, इफ आई हैव एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी व्हिच वाज वेरी नेचुरल, ट्रेनिंग में कोई इस तरह कोई चीज अगर प्रोडक्टिव है तो उसमें वो अगर कोई नई स्किल सीखी है मैंने या कोई नया काम मैंने किया है तो जरूर उसको मेंशन करना चाहिए. मैं थोड़ी सी कमेंट्स और चीजों पे भी करूंगा. वो ब्लू बैकग्राउंड पे तो वो मेरा पीछे बैकग्राउंड ही ब्लू है, मैं क्या करूं. ब्लू तो लोगों ने कहा ब्लू बैकग्राउंड, वो बिल्कुल ठीक कह रही है. शुड बी अ लाइटर बैकग्राउंड, प्रेफरेबली ट्रांसपेरेंट और व्हाइट, व्हिच शुड इंडिकेट थिंग्स. कुछ आपके छोटे क्वेश्चंस ये भी थे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या करना चाहिए. तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये करना चाहिए कि फ्रेश ग्रेजुएट्स
نے اگر اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں کوئی کام کیے ہیں یا انہوں نے کوئی والنٹیئر ورک کیا ہوا ہے یا انہوں نے کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے تو وہ آپ کے اسکل سیٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. جیسے اسپورٹس اگر آپ کرتے ہیں, اگر آپ کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں تو دیٹ وڈ ٹیکنیکلی مین دیٹ یو ہیو گاٹ گڈ لیڈرشپ اسکلس. اگر آپ ٹیم بلڈنگ اسکلس, پلیئر آپ ایک ٹیم پلیئر ہیں تو وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے یونیورسٹی میں, اس پروجیکٹ کو آپ نے اچیو کیا ہے, سو دیٹ کاؤنٹس ایز یور ایکسپیرینس. وہ تو آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کو آپ مینشن کریں. تو یہ چیزیں جو ہے فریش گریجویٹ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو ابھی بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے شوڈ انگیج ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز. یہی ایکٹیویٹیز پھر آپ کو بعد میں آپ کی سی وی میں ہیلپ کریں گی, آپ کی سی وی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. So those are very very important. Exactly. میں نے اس کا کیا کیا تھا جب میں گریجویٹ ہوا, تو کیونکہ میں آلریڈی جب 5th سیمسٹر میں تھا, 4th سیمسٹر میں تھا, تو میں نے ایک انٹرنشپ کیا تھا, تو میں نے وہ مینشن کیا. اور چونکہ آلریڈی میں یونیورسٹی میں ذرا ایکٹیو تھا تو میں نے ایک سیکشن اس میں بنایا تھا آن کیمپس جو ایکسپیرینس ہے. تو چونکہ میں آلریڈی ڈرامیٹک سوسائٹی کا بھی پریزیڈنٹ تھا تو میں نے وہ مینشن کیا تھا. ایسپا یعنی ایسوسیشن فار دی اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن, میں اس کا پریزیڈنٹ تھا تو میں نے وہ مینشن کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی ہے جو, اور ایون آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل آپ نے جو یونیورسٹی کی جو کوئی میگزین ہوتی ہے, اگر آپ نے اس میں کوئی ایسے لکھا ہے, آپ اس میں کسی ایڈیٹوریل بورڈ میں آپ رہے ہیں, یا ایون اگر آپ کسی سیکشن کے اس میں کوئی آپ نے کوئی ایسے چھپوائی ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی سی میں کنٹینٹ ایز اے کنٹینٹ رائٹر آپ لکھ سکتے ہیں. Shafiq, I just want to one more thing here. I just want to add these students these days students are very much involved into the freelancing. You can mention all the freelancing projects Exactly. over there. Even the students are involved into the startup businesses or like this startups. You can mention your startups over there. صحیح. One thing, آپ نے کانٹیکٹ جو ہے وہ اس میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں کیا ہونا چاہیے, تو کانٹیکٹ بھی میں وہی کروں گا, اس کو بہت آنیسٹ رکھیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں, چونکہ میں خود اپنی آرگنائزیشن میں بہت سارے امپلائیز کو ریکروٹ کرتا ہوں, تو مجھے سی ویز آتی ہیں ڈفرینٹ فارمیٹ کی. کبھی ہم جاب اناؤنس کرتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جاب کے لیے 600 سی ویز آئیں میرے پاس. تو وہ جاب کی نیچر کچھ اس طرح تھی کہ مجھے سوٹ کرتا تھا کہ جو کینڈیڈیٹ میرے پاس آئے وہ میرڈ ہو فار ایگزامپل. تو مجھے میرڈ اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اٹ ایکچولی مجھے ایز اے ریکروٹر آسانی ہوئی اس کو چوز کرنے میں بنسبت اس کے کہ میں وہاں یہ نہ لکھوں. سو کچھ چیزیں تو obviously unnecessary ہوتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو آپ کو جاب نیچر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنی سی وی میں لکھنا کیا ہے. اگر وہ جاب اس قسم کی ہے کہ اس میں کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ آپ کے بارے میں پوچھی جانی امپورٹنٹ ہے, تو آپ بے شک اس میں مینشن کر سکتے ہیں اس چیز کو. اور اگر وہ جاب ریکوائر نہیں کرتی, کیونکہ جیسے لبنہ نے بات کی اور جس طرح عثمان نے کہا, سی وی جو ہے وہ ہمیشہ آپ جاب ٹو جاب اس کو چینج کرتے ہیں. ہر جاب ہوتی ہے, ایک جنیرک سی وی سے آپ ساری جابس کو اپلائی نہیں کر سکتے. صحیح. عثمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ کوشچن بھی ہے, رخسانہ نے کوشچن کیا ہے کہ از اٹ نیسیسری ٹو انکلوڈ انفارمیشن آن ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیٹ کورس دیٹ ون ہیز اٹینڈیڈ in the CV as it increase the length of CV. For example, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیمینارز میں بندہ جاتا ہے یا اس طرح ورکشاپ میں چلا جاتا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اس کے ایون ٹریننگ 1 day ٹریننگ ہو گیا, 2 day ٹریننگ ہو گئی, تو اس طرح ٹریننگ جو ہے وہ آیا CV میں انکلوڈ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ Well, I would strongly recommend کہ ضرور کرنا چاہیے. There are certain reasons for this. Number one is, see, yes, we do include our professional details. جہاں پہ we include what sort of role we are into, what are our job duties, and of course other details. But a very important thing is what other trainings, what other seminars or workshops you have attended just for the sake of upskilling yourself. So I would strongly recommend کہ ضرور کرنا چاہیے, in spite of the fact کہ آپ سی وی کتنا lengthy ہو رہا ہے, you should adjust other factors as well. سی وی کا جو length ہے اس کو cover کرنے کے لیے there are very smarter ways. اچھا, اس میں number one thing is
It shows how committed the candidate is for his or her future, how committed he or she is to upskill herself, and how engaging the candidate is. So yeah, I would strongly recommend कि जरूर किया जाए. सही. इस तरह जिशा ने भी क्वेश्चन किया है कि कैन वी राइट सेमिनार्स ट्रेनिंग ऑनलाइन वेबिनार इन वन पोर्शन. तो बिल्कुल जिस तरह उस्मान साहब ने कहा है कि बिल्कुल आप लिख सकते हैं, तो आप इसमें जरूर जो है वो मेंशन करें. इस तरह अशद साहब ने मैसेज किया है कि हाउ टू कवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन योर सीवी. तो मेरे ख्याल में ये भी हमने डिस्कस किया है कि आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के साथ इस तरह जो चीजें हैं उसमें आप जो है मेंशन कर सकते हैं. अच्छा, इस Shafiq, sorry to cut you, इस point पे I definitely would like to add something. See, and right now we are going through a global pandemic, जिसकी वजह से there is a lot of unemployment rate. But let's be very honest, इसके अलावा भी people go through unemployment period as well, right? For example, I've been through a period in my life जहाँ पे I was unemployed for a particular amount of time. And what matters a lot कि आप उस time को किस तरीके से utilize करते हो. Now, again, let's be very honest, we are right now living in a digital world जहाँ पे we have access to Udemy, we have access to Coursera, LinkedIn Learning, even YouTube as well. So you can definitely utilize these platforms to attend different sort of trainings. And I would like to mention Khan Academy. Even there are a lot of free courses as well. So I would strongly recommend that you can utilize this time by attending these to upskill yourself. इस कोविड की वजह से there are a lot of negative things going around the world, but a very positive thing जो कि मैंने इससे बहुत positive लिया, the world is now going digital, right? Now everything is in your mobile and in your laptop, so you can attend any seminar even if it's happening in US, right? So this is definitely an opportunity for the young graduates or even the professionals as well कि वो अपने CV को और strengthen कर सकें. Exactly. मेरे ख्याल में ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, मैंने अभी इसको मेंशन भी किया है कि अगर हम स्पेसिफिकली ये बता भी चले कि फॉर एग्जांपल अभी कोर्सेरा एक वेबसाइट है जिसपे आप मुख्तलिफ कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं. इवन गूगल लर्निंग जो है इन्होंने स्टार्ट किया था इस पेंडेमिक में, से पहले पेड था, अभी इसके बाद फिर जो है वो ये बिल्कुल मुफ्त हो गया. लिंक्डइन लर्निंग जो है हमारे पास वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम चीजें जो है वो इवन सीख भी सकते हैं. और जब आप लिंक्डइन पे कोई भी स्किल जो है आप उस पे क्वालिफाई कर लेते हो तो वो डायरेक्टली लिंक्डइन जो है वो आपको ऐड कर लेते, तो इसकी जरा जो ऑथेंटिसिटी है वो भी जरा बढ़ जाती है. और सबसे अच्छा जो मॉक और जो ऑनलाइन जो कोर्सेज का वेबसाइट है edX. तो मेरे ख्याल में edX जो है, क्योंकि मैं खुद भी उससे 2 कोर्सेज करवा चुका हूँ और वो सिर्फ जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, इवन ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से वो यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं. और वो उसका तरीकेकार भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता. आप क्या करते हो, आप एक वीक का कोर्स ले लेते हो, फिर एक असाइनमेंट या टेस्ट हो जाता है, फिर एक कोर्स होता है, फिर एक वीक का. और ये मेरे ख्याल में आपके सीवी में जो है जरा इसके जो इफेक्टिवनेस है वो जरा और भी आपकी सीवी के जो है वो बढ़ा देती है. I just want to add one point here as well. Acumen भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरह के कोर्सेज ऑफर करता है और they are the free of cost courses. But advantage उसका ये है कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, आपको सर्टिफिकेट शो करने के लिए भी मिल जाएगा और that's absolutely free. सही. मैडम अगर आप ये भी बता दें कि ये समाना ने भी मैसेज किया है, समाना कसीम कह रही है कि व्हाट आर द क्विक टिप्स फॉर डेवलपिंग सीवी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, रोजी, ब्राइटस्पायर. अगर वो जरा आप बता दें कि किस तरह लिंक्डइन में और रोजी में और इस तरह इवन यूएनडीपी के लिए, यूएन के लिए अगर आपकी 11 जो फॉर्म होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, और स्पेसिफिकली लिंक्डइन, अगर आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं तो वो जरा बता दें कि किस तरह हम इसको और भी इफेक्टिव बना सकते हैं. अच्छा, LinkedIn का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ. LinkedIn is a very powerful
social network where the exactly this is perfectly professional. This is not like the Facebook or the Twitter or like this. This is totally professional. यहाँ पे आप अपनी networking को strength कर सकते हो. You can have an access with the recruiter, a direct access to the recruiter. You have a direct access with the directors of the companies, different companies. You can have the access with the CEOs of the companies. तो ये एक्सेस होगी. सेकेंड, अगर आपकी रिक्रूटर तक एक्सेस होगी तो डेफिनेटली यू कैन उनके साथ बात कर सकते हो, उनसे टिप्स पूछ सकते हो कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिंक्डइन जो सर्विस ऑफर करता है वो जॉब पोस्ट की है. आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट वहाँ पे 100 of thousands जॉब पोस्ट होती हैं इन एवरी आवर. ठीक है, आप उनमें डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड रखो, उसका ऑप्टिमाइज्ड रखो. लिंक्डइन प्रोफाइल में समरी अच्छी ऐड करो, अपने स्ट्रेंथ्स को ऐड करो, अपनी स्पेशलिटीज को ऐड करो. अपनी हेडलाइन जो है वो उसमें कीवर्ड डेफिनेटली ऐड करो और ट्रूली डिपिक्ट करे. Fake चीज़ें please no, don't lie on your profile ever. Okay, and then your picture, your photo is always there on the LinkedIn. तो again जो मैंने guideline दी है, आपका headshot वैसा ही होना चाहिए. That should be a very professional looking. एक interesting बात जरूर शेयर करूंगी, मैंने जो LinkedIn पे देखी है, यहाँ पे especially जो पाकिस्तानी professionals हैं, कुछ ऐसे professional हैं जो अपने वलीमे की picture वहाँ पे लगा देते हैं. प्लीज ऐसी गलती नहीं कीजिएगा. वो इजीली पता चल जाता है, उसके बैकग्राउंड से पता चल जाता है, आपने जो एक्सेसरीज वेयर की होती हैं उससे पता चल जाता है कि आपके वो किसी इवेंट की पिक्चर है. ठीक है, इस तरह के फॉर्मल इवेंट्स की जो आपके पर्सनल इवेंट्स हैं प्लीज उनके नहीं कीजिएगा. और फिर देन वहाँ पे रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वहाँ पे वहाँ पे एक स्किल सेक्शंस हैं, वहाँ पे अपने सारे स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो. अपने सीनियर से, अपने टीचर से या अपने एक्स एम्प्लॉयज से, जो आपके कोलीग्स हैं उनसे कहें कि वो आपको रिकमेंडेशन दें. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लिंक्डइन पे एनहांस होती है. ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लिंक्डइन, 80% रिक्रूटमेंट is being done on the LinkedIn worldwide. अच्छा जी, उस्मान साहब अगर That's आप why कुछ it's a very important platform. उस्मान साहब अगर लिंक्डइन पे आप कुछ कहना चाहते हैं. Okay, I completely agree with what Lubna said, and I would like to continue from there. Again, I completely agree with her. जहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, LinkedIn is actually your CV on the roll, right? Recruiters have direct access to your LinkedIn profile all the time, right? So if your LinkedIn profile is not ready, so you might lose an interesting job opportunity. Me being a recruiter, I am always on the LinkedIn. I'm always searching for candidates, and I'm always talking with the candidates about any potential opportunity. And I really appreciate those profiles, those candidates in LinkedIn profile is very active, is up to date. They have listed their job responsibilities up to the mark. As Lubna mentioned, if they have seeked any recommendations from their ex-colleagues, that is very important. Of course, endorsements kahan se aa rahi hain, that is very important. So I keenly review LinkedIn profile. And again, LinkedIn profile का एक बहुत plus point है, you cannot add any media or any projects in your CV, right? But LinkedIn पे you can do anything. You can add any media, your websites, your projects, any PDF if you have. So that will definitely showcase what you have done. So yeah, your presence on LinkedIn is as important as anything in this world, you being a candidate, of course. सही. निजी साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं लिंक्डइन के हवाले से. मैं लिंक्डइन का तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ और यूज भी थोड़ा कम ही करता हूँ. I do get contacts, लेकिन वो other way around ज़्यादा होता है. People are hunting jobs, so they get in touch with me on LinkedIn. मैंने खुद जॉब हंट कभी LinkedIn पे सर्च की नहीं है. सही.
میں ذرا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا اسپیسیفکلی لنکڈن کے حوالے سے، کیونکہ آلریڈی جی صاحب شاید ضرورت نہیں پڑی تو اس وجہ سے میں نے اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی. آپ سے کبھی کبھار 1 پیج سی وی مانگی جاتی ہے لیکن آپ 1 پیج کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وہ 1 پیج والا جو ایشو ہے دیٹ کین بی سالوڈ اگر آپ سی وی جو ہے وہ ورڈ فائل کی بجائے اس کو فوٹو شاپ میں یا کورل میں یا کسی پروفیشنل سافٹ ویئر کے اوپر ڈیزائن کریں تو اس میں آپ کا اسپیس بہت بچتا ہے اینڈ یو کین میک اے ویری نائس سی وی آؤٹ آف دیٹ آن ویری سمپل سافٹ ویئر. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سی وی جس فارمیٹ میں بناتے ہیں اس میں ایک انٹرسٹنگ فارمیٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن اس میں لسٹ کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس کو لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ کی تعلیم اور آپ کا تجربہ ہی آپ سے پوچھا جاتا ہے. دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت ساری آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں وہ آپ کا اسکل سیٹ ہے کہ آپ میں کیا اسکل ہیں, آپ کی بیہیویئرل کمپٹنسیز کیا ہیں, آپ کی ٹیکنیکل کمپٹنسیز کیا ہیں. تو میری ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیہیویئرل کمپٹنسیز کے اوپر بیسڈ بھی سی وی بنا سکتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا دوں گا. وہ یہ ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل ایک میری کمپٹنسی ہے وچ از ریلیشن شپ بلڈنگ فار انفلوئنس, یہ کمپٹنسی اٹس اے بیہیویئرل کمپٹنسی. تو میں ریلیشن شپ بلڈنگ فار انفلوئنس کو بہت ویٹیج دیتا ہوں کہ میں شاید میرے ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے انفلوئنشیل ہوتے ہیں. تو میں اس کو کمپٹنسی لسٹ کر کے اور اس کے نیچے پھر میں مینشن کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کمپٹنسی ایریا میں کیا کیا ایکسپیرینس کیا ہے. پھر دوسری چیز ہو گئی فار ایگزامپل میری ٹائم مینجمنٹ اسکل, یا میری فائنینشیل مینجمنٹ اسکلز ہو گئی, یا میری ٹیم ورکنگ اسکلز ہو گئی, یا میری لیڈرشپ اسکل ہو گئی. تو میں اس اسکل کو مینشن کر کے اس کو ایک ہیڈنگ بنا دوں کہ لیڈرشپ میری ایک اسکل ہے, اور پھر میں نیچے لکھ دوں کہ میں نے لیڈرشپ کو کہاں کہاں پریکٹس کیا ہے. فار ایگزامپل میں اپنی اسکول کی کراٹے ٹیم کا کیپٹن رہا ہوں. پھر میں نے لیڈرشپ یہ کی کہ میں نے جب میں پروفیشنل لائف میں آیا ہوں تو میں نے ایک چھوٹے سے یونٹ کو ہیڈ کیا ہے. پھر جب میں تھوڑا سا اور ایکسپیرینس گین کر لیا تو میں نے ایک بڑے یونٹ کو کمانڈ کی ہے. سو دیٹ شوز مائی لیڈرشپ اسکل, اور ایکسپیرینس اسی میں لسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ون فارمیٹ آن وچ آئی ہیو این ایکسپیرینس کہ مطلب میں نے جہاں بھی اپلائی کیا ہے آن دیٹ فارمیٹ تو مجھے انٹرویو کالز موسٹ آف دا ٹائم آئی گئی. آگے انٹرویو میں نے جو کیا سو کیا, لیکن انٹرویو ٹیبل تک وہ چیز مجھے پہنچا گئی. تو یہ ایک فارمیٹ ہے, انٹرسٹنگ سا فارمیٹ ہے, لیکن آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہتا تھا. مجھے بھی اتفاقاً یہ فارمیٹ جو ہے آپ کے یو ایس مشن میں ہی ایک آدمی, ایک آپ کے کمیونیکیشن کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, میری صاحب Mehdi ne basically suggested me this thing and it really worked, and it worked really well. So I would suggest that you guys can always use that. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. دس از اے ویری گڈ ایکسپلینیشن آف دا اسکل سیکشن آن دا سی وی. بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے. آپ پلیز جو سن رہا ہے اس کو ضرور فالو کریں. اور there are basically two types of skills, the technical skills and the employability skills. Usually یہاں پہ جو مسٹیک کرتے ہیں ہمارے applicants وہ technical skills پہ فوکس کرتے ہیں, employability skills پہ نہیں کرتے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ leadership skills ہیں, then communication skills ہیں, then presentation skills ہیں. یہ آپ سارے mention کرو, they are very important to mention on the CV. It will definitely increase your chances of getting the interview calls. صحیح, تھینک یو جی. رخسانہ نے میسج کیا ہے کہ ہاؤ ٹو میک لنکڈن سی وی ہیڈ لائن, کین جاب ٹائٹل بی این افیکٹو لنکڈن ہیڈ لائن. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آلریڈی پشاور کا جو لنکڈن لوکل ہے میں اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں. لنکڈن کا جو اس کی جو میکینزم ہے یا اس کو الگوریتم جو ہے وہ ذرا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی پوسٹ کرتے ہو اور وہ کوئی لائک کرتا ہے تو آپ کے سب فرینڈس کو پتہ چل جائیں گے اور ان کے سب فرینڈس کو پتہ چل جائیں گے. مطلب اس کی جو الگوریتم ہے یہ ذرا اس کی جو ٹری ہے, ٹری بلڈنگ اس کی زیادہ ہے.
तो इसको रेगुलर जो है आप पोस्ट किया करें. फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं. आपने कोई नया सर्टिफिकेट किया तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. तो क्या होता है कि जब भी उसको कोई फ्रेंड लाइक करता है तो उसके फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशंस चले जाते हैं, उसके टाइमलाइन जो है उस पे आ जाता है कि इसने ये लाइक किया है. अच्छा, अब इसका जो क्रैक है वो क्या है. उस सबसे पहले तो जो पिक्चर है वो पिक्चर के साथ जो नाम है और नीचे जो आपका हेडलाइन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपका हेडलाइन अच्छा होगा तो बंदा आपके प्रोफाइल देखेगा. अभी लिंक्डइन आपका जबरदस्त है, जो हेडलाइन आपका जबरदस्त है, हेडलाइन पर नेम पर आपका बंदे ने क्लिक किया तो जो पहला पेज आ जाता है तो उसमें सबसे पहला जो लिस्ट जो होता है वो जॉब्स के होते हैं. तो जॉब जो है वो 4 से ज्यादा आप उसमें नहीं आ सकता. यानी 4 से जब जॉब ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर नीचे एड मोर जो पोर्शन है उसमें चला जाता है. तो आप पहले जो 4 आपके जो जॉब्स है तो आप उसको इफेक्टिव किया करें, और उससे ऊपर जो है जो जनरल जो बायोग्राफी है उसके जो पहले 2 लाइंस है क्योंकि वो दिखाई देते हैं. उसके बाद जो नीचे जो पोर्शन है वो फिर एड मोर पर आप जब प्रेस करेंगे तो फिर वो नीचे आ जाता है. तो वो जो पहले जो 2 लाइंस है उसको जरा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए. फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं कि एक स्टोरी नरेशन भी आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो मुझे कंप्यूटर के साथ बहुत ज्यादा शौक था. तो इस तरह आप कोई इंटरेस्टिंग लाइंस लिखकर जब रीडर आएगा तो जब देखेगा कि पहले 2 लाइंस अच्छे हैं तो फिर एड मोर पे क्लिक करके और आपकी बायोग्राफी देखेगा. तो फिर आपका जनरल जो अंदर जो आपका फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है या आपके जो जॉब्स है, इवन आपकी जो स्किल्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इवन जिस तरह बात की गई कि रिकमेंडेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. एंडोर्समेंट जो है वो आपके जो स्किल्स है वो कितने लोगों ने एंडोर्स किया है ये भी ज्यादा मैटर करते हैं. तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हैं ये इसमें बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर रुखसाना मैडम अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती है स्पेसिफिकली जो हेडलाइंस है इस पे. आपने मुझसे पूछा कि जी जी रुखसाना मैडम. मैडम का? नहीं अच्छा, आपने मैडम रुखसाना मैडम कह दिया, मैं तुझे तुमसे पूछा है. इट्स ओके. ओके ओके, अबाउट द हेडलाइन. अच्छा, हेडलाइन में जो मिस्टेक करते हैं वो जो प्रोफेशनल्स करते हैं वो ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो हम लोग अगर हेडलाइन चेंज नहीं करते तो हमारे प्रोफेशनल्स हेडलाइन जो लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली जो आपका करंट डेजिग्नेशन होता है वो आपकी हेडलाइन बन जाती है. ठीक है, सही. अगर आप जब तक उसको चेंज नहीं करते. और बहुत सारे प्रोफेशनल्स का ऐसे ही होता है क्योंकि वो हेडलाइन चेंज नहीं करते. हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जब आपका लिंक्डइन चेक होता है तो आपका कवर इमेज आता है, फिर आपकी फोटोग्राफ आती है और फिर आपकी हेडलाइन आती है. हेडलाइन में क्लियरली डिस्क्राइब करें हु यू आर सिंपली. ठीक है, आप किस तरह के प्रोफेशनल्स हो. अगर आपने कोई अवार्ड विनिंग हो तो लाजमी उधर मेंशन करो. और लाइक ACCA प्रोफेशनल हो तो वहाँ पे ACCA करो, क्योंकि दिस इज ऑल द गेम ऑफ द कीवर्ड्स. जैसे ही उसमें कीवर्ड्स आएंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, आपकी रिक्रूटर को विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉडिफाई द हेडलाइन. डोंट ट्रस्ट ऑन द लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन आपका करंट डेजिग्नेशन से वहाँ पे शो अप कर देगा हेडलाइन में. सही, थैंक यू जी. उस्मान साहब से मैं जरा पूछना चाहूंगा, वकार ने मैसेज किया है कि इज इट बेटर टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑन योर रिज्यूमे? It's a very good question and a very tricky question, I must say. देखिए, इसमें it totally depends what sort of role you are currently on, right? If you are working as a journalist, of course you should mention yourself as a journalist. Don't try to play around the CV, right? If you are working as a specialist, you should be very crystal clear that you are a specialist. Number one. So this is how it works. Second, it also depends which sort of role you are applying for. For example, if you being a journalist, right, आप एक specialist की position के लिए apply करना चाह रहे हो, so then you have to tweak your job responsibilities accordingly. For example, if you are working as a nature journalist and you are trying to apply for a recruitment specialist, right? So what you need to do, आपको सबसे पहले अपनी CV के ऊपर वो job duties mention करनी है which are directly relevant
to your experience related to recruitment. बाकी details आप बाद में add कर दीजिएगा. So this is how you should do it. Again, you should mention your exact experience. आप क्या करते रहे हो, how you have done it. So don't try to play around with the CV, because recruiters are smart, the interviewers are smart. So ultimately, they're gonna get ke aap kahan pe you are trying to play with the words or with your experience even. So be very crystal clear. Yeah. Exactly. ये एक और क्वेश्चन है, हमजा ने मैसेज किया है कि how to select our referee and what is their significance in the CV. Well, जी Najulas, please continue. अच्छा, मैं रेफरी का ये बता दूं, रेफरी जो भी हो उससे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, ये बात ज़हन में बिठा लें, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि रेफरेंस में आपने बड़ी चीज देने के लिए उसको रेफरेंस में डाल दिया है और कल को उसको ईमेल आ गई है रेफरेंस की और वो जवाब ही नहीं दे रहा, या फॉर सम रीजन वो आपको वो रेफरेंस नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हैं. तो ये बड़ा एक टेक्निकल और बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, और इसको आप ज़हन में रखिए कि जो भी आप रेफरेंस दें बेशक अपने किसी दोस्त का दे दें, लेकिन वो बंदा हो जो आपके लिए अच्छा बोल सके, अच्छा लिख सके और आपको अच्छा जाने. और उस शख्स का रेफरेंस जो है, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड डू नॉट just be carried away with someone who you really admire and you put them in their reference and you've just met them once or twice in your life and they would not be actually giving that reference to you. So it's very very important. दूसरा LinkedIn की बातें हो रही थी, LinkedIn में शायद फोटो भी लगती है, तो LinkedIn पे जो मेरी तस्वीर है वो आइसक्रीम खाते हुए, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, वही मिली, मैंने लगा दी. So the point is that sometimes you see you have to be natural. इंसान जो है वो जितना नेचुरल होता है, मैं थोड़ा सा शायद लुबना से इस पे डिसएग्री करूंगा. जब लुबना ने कहा कि आपकी तस्वीर बड़ी फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल तो सब कोट पतलून टाई या वास्कट पहन के तो सब एक जैसे लगते हैं. आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी तब सामने आती है जब आप अपने नेचुरल उसमें होते हैं. सो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप बेशक इतनी इनफॉर्मल ना करें, वलीमे तक ना जाएं, वलीमा बहुत ही कहानी आगे चली जाएगी, वलीमे की तस्वीरें ना लगाएं या बारात या मेहंदी की तस्वीरें ना लगाएं, बट योर फोटोग्राफ शुड पोर्ट्रे यू एज अ पर्सनालिटी ऑफ हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, हाउ डू यू look like that. So personally, if I'm looking at a CV with a photo or a LinkedIn profile with a photo, so the photo does matter a lot for me. And I do look into that situation where if I see a natural pose of anyone, not as natural as I've put, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही मजाक में किया था, तो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, someone has clicked that photo और मैंने वो लगा. But I mean, a purely natural pose would actually help you, and it would help the recruiter to understand your personality. It is very important. तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप नेचुरल रहें, बहुत ज्यादा फॉर्मल या बहुत इनफॉर्मल ना हो, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, जैसे आप जिंदगी में हैं उसी तरह दिखाई दें, तो बड़ा आसान हो जाता है फॉर द रिक्रूटर्स टू. अच्छा, I would यहाँ पे like गुड to ऑप्शन है कि आप ऑफिस के लिए जैसे तैयार होते हो ना, वो भी एक नेचुरल है, ठीक है, उस दैट्स अ नेचुरल वे एज वेल. तो आप जब स्माइल करते हो ना, तो आपका ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है, ठीक है. तो ऐसी पीछे पे आप डेफिनेटली एग्री होंगे और मैं भी एग्री हूँ, ठीक है जी. सही है. अच्छा, I would like to अगर आप कुछ कहना चाहते हैं. जी, exactly. I would definitely like to discuss about the reference. I absolutely agree with what Najula said about the reference thing. Yes, you should have very good relations with that person. But on the other hand, I completely believe कि जो reference part है on your CV, that is just an additional information. I never look into that part, to be honest, being a recruiter. That is just an additional space. आप उस space को किसी और चीज़ के लिए अच्छे तरीके से utilize कर सकते हो. For example, you can showcase your skill sets, you can showcase your trainings, or you can showcase your achievements in your role. Recruiters do not ask for references unless and until you are selected for that particular opportunity. And once you are selected, वो खुद आपको reach out कर लेंगे if they need any references. So never do that. It's just an additional space.
On the picture part, I would respectfully disagree with my both panel members. Yes, unke ideas, their suggestions, their feedback is equally important, and they are right. But being a recruiter, I have never looked in anyone's picture, to be honest, not even on LinkedIn, because I do not need anyone who is a good looking guy, or if he is wearing a spectacles or not. I just need good skill sets. That is, if the candidate has the right energy, if the has right aptitude, good acumen, good professional experience if required, that is enough for me. I do not believe in if the person is good looking or not. Agar usne profile picture bhi dala hua ya nahi dala hua, I never look into that picture. So again, on your CV, that is just an additional thing. आप उस space को किसी और चीज के लिए अच्छे तरीके से cover कर सकते हो. That's just my viewpoint. एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में फोटो जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, तो उसमें वो जरा हो सकता है. एक और क्वेश्चन है अशाब से. फैशन मॉडल किसी की जगह अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने वहां पे तस्वीर लगानी होगी, अगर आप फैशन मॉडल के लिए कर रहे हैं. लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस्मान इज वेरी राइट अबाउट इट, कि फोटो एक सेकेंडरी वो है, और एक सेकेंडरी चीज है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इन दोनों चीजों को रखें, लेकिन अगर रखते हैं तो फिर इन चीजों को ध्यान में रख के आप ये बताएं. सही. ये अशाब ने एक क्वेश्चन किया है कि एनी टिप्स फॉर फिलिंग द कॉलम रिस्पोंडिंग टू क्वेश्चन ऑफ सैलरी एक्सपेक्टेशंस व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन और अ जॉब. वेरी इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, क्योंकि सैलरी अगर आप इस पे कहना चाहते हैं. नहीं, नजीला स्पीकिंग, आई गेस आप उनको प्लीज मौका दीजिए. It's fine if anyone would like to do it. मैं अगर मुझसे पूछा जाएगा तो हमारी बड़ी सीधी सी वो होती है. एक तो एक्सपेक्टेंसी, हमें थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए जहां हम अप्लाई कर रहे हैं. तो जब हम अप्लाई करते हैं एक पोजीशन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा अता पता करवा लें कि भाई वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और आप जिस पोजीशन पे जा रहे हैं वो कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे. तो उसका ये फायदा होता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर दी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं जाते, बहुत ज्यादा अंडर एक्सपेक्टेड भी नहीं जाते. दूसरा, थोड़ा अपने गरेबान में भी झांक लें कि आप वाकई उस वर्क के हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या आपका एक्सपीरियंस कम से कम उतना है जितना आपको रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए. तो ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है. तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं जिसको वो करता हूँ, वो ये है कि मुझे जरूरत कितनी है. बहुत ज्यादा पैसे सबको अच्छे लगते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा इसको बुरे लगते हो, लेकिन मेरी जरूरत जो है वो मेरे लिए एक मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए. मतलब मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर इससे नीचे किसी ने मुझे ऑफर की तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो मेरे लिए वक्त का ज़ाया होगा. मतलब मेरी अपनी जो वर्थ है, मुझे लगेगा कि उससे ज्यादा वो वक्त का ज़ाया होगा. तो अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर लें कि भाई ये आपकी जरूरत है, इसमें आपका गुजारा चलता है, तो आप इतनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो वो बेंचमार्क्स आपके जहन में रहेंगे तो आप कभी भी गलत वहां पे चीज नहीं लिखेंगे और हमेशा ठीक लिखेंगे. सही. उस्मान साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं. नहीं, I completely agree with what Najula said. He covered it in a great way. सही. ये एक और एक क्वेश्चन भी है, वकार ने क्वेश्चन किया है स्पेसिफिकली कवर लेटर के हवाले से, कि कवर लेटर जो है वो इफेक्टिव किस तरह लेकर जाता है. एक क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी मेरी खुद की है. जब सीवी, अमूमन सीवी जो है ये थ्रू ईमेल आ जाती है, और ईमेल में हम कवर लेटर जो है वो वही जो ईमेल की जो बॉडी होती है हम उसमें लिख लेते हैं और सीवी उसके साथ अटैच कर लेते हैं. तो मसला ये होता है कि जब जो रिक्रूटर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, तो इंटरव्यूअर के सामने जो है आपकी सिर्फ सीवी पड़ी होती है, कवर लेटर नहीं होता. तो आया हम इस तरह कर सकते हैं कि जो सीवी है, सीवी के साथ ही यानी एक ही फाइल में हम कवर लेटर भी दे, और कवर लेटर के बाद जो है वो सीवी, कवर लेटर जो है उसके बाद सीवी स्टार्ट कर दे. अच्छा शफीक, इसमें देखिए, the world is moving very fast now. It's a very fast-paced global world now, right? We as recruiters, yeah, at least I would like to talk about myself specifically. I do not go through the cover letters. I do not have much time. I'll be very honest with you, right? And of course, most of the recruiters are. Let's be very honest. If you are receiving like 100
CVs for any particular job, and I'm actually recruiting for 10 positions at what point of time. So kya main 1000 CVs ke cover letters ko dekhunga? No, that's humanly not possible. So my suggestion to the candidates and the applicants is can never write any cover letter unless it is specifically required in the requirements, right? Agar kisi organization ko cover letter chahiye, they would come absolutely highlighted ke submit your resume with a cover letter. If something is not mentioned, do not try to be over smart. That will definitely waste your time and definitely waste the time of the recruiter as well. But if required, kyunki the question was ki kya tips honge, so if required, so what you need to do, you need to summarize your experience or overall qualification, I must say, in one paragraph, and then you should try to link yourself with the job that you are applying for, right? For example, if I am working as an HR manager in any organization, और मैं किसी organization में डायरेक्टर HR के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, I should be very crystal clear कि why I think I am ideal for this job, how my experience is matching with the job opportunity, and what value I would add. So these are only what you can say, only 3 things that you should cover in your cover letter. But again, only write cover letter if required. Otherwise, अपना time must waste कीजिए इसके ऊपर. Instead, आप वो वाला time अपने CV को मज़ीद बेहतर करने पे use कर सकते हो. सही. मैडम, ये एक क्वेश्चन है अतिका का कि any suggestion for students to write a CV for seeking overseas scholarships. तो स्कॉलरशिप के लिए कोई CV उसका बनाने का क्या तरीकेकार होगा? Exactly. First of all, you must know the format of that आप जिस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में कर रहे हो, उसका एक specific format होता है, उसको follow करना है. Then you have to. My suggestion is कि अगर वहाँ के alumni से आप contact कर लो और उससे details दे लो और उससे सारी guideline ले लो, तो वो काफी helpful होती है. ठीक है. और the third thing is, are you talking about the US universities? Even UN के US के हो गए या कोई और यूनिवर्सिटीज जो हैं, उसके अगर आप बता सकती हैं. Okay, specific criteria. वो भी बता दे कि US के लिए क्या तरीकेकार है और इंग्लैंड के लिए और फॉर एग्जांपल और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या. ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करती है, बट द कॉमन जो इनमें सबसे कॉमन होगी वो मैं आपको बताती हूँ. एग्जैक्टली आपको बताना है कि आप जिस एजुकेशन के लिए और MS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप उसमें कैसे फिट हो. ठीक है. यू हैव दी स्ट्रेंथ और ये एग्जैक्टली टैली करती हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट है MS की. लेट्स से यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द MS, तो वो एग्जैक्टली दोज क्वालिटीज और दोज जो सब्जेक्ट्स हैं और जो एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं, यू हैव डन द रिसर्च और यू हैव डन द प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट टू दैट, उनको हाईलाइट करना है. ठीक है. Exactly, this is a basic thing कि आप उसको रिसर्च करो और thoroughly रिसर्च करो और फिर उस पे एक SOP होता है, वो लिखना होता है. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. जी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी चूंकि ये फील्ड है और ये पिछले 15 साल से तकरीबन यही काम करते हैं, so I would like to add something to what Lubna has just said. यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स मोस्टली होती हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, जिसमें मास्टर्स है और PhD है. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं और ये स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप डिफर करता है कि आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं. मोस्ट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपसे एक ऐसे मांगते हैं, जैसे लुबना ने कहा, CV से ज्यादा वो ऐसे के ऊपर जोर देते हैं. CV जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सच रिक्वायरमेंट बहुत कम उसमें होती है, ऐसे पे ज्यादा जोर होता है उनका. लिखना क्या है उसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की बात करूं. ओवरसीज स्कॉलरशिप्स चाहे वो अमेरिका की हैं, चाहे वो बर्तानिया की हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और जो कि बहुत ज्यादा शौक से वो लोग देखते हैं, वो ये है कि आपकी जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें जिस मुल्क में कर रहे हैं,
तो आपकी जो होम कंट्री है और जो आपकी होस्ट कंट्री है, मतलब अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ बरतानिया के लिए, यूके के लिए, so my home country is Pakistan, my host country would be United Kingdom, who is going to offer me the scholarship. So both these countries should benefit from your skills. So where you have to exactly mention, if I'm applying, say, for example, PhD in nanotechnology, I'm applying for a scholarship in nanotechnology. So I must tell them that if I use the nanotechnology and if I learn the skills of the nanotechnology and if I do the research on nanotechnology, how much beneficial I could be for Pakistan and how much beneficial it would be for the UK. So if the benefit is mutual and if it is to both the countries, most likely they'll accept you onto that scholarship. अगर वो म्यूचुअल बेनिफिशियल ना हो तो मोस्टली कोई और मुल्क आपके ऊपर खर्चा मुफ्त में नहीं करना चाहेगा. Why would they spend a lot of money on your education if you cannot show them कि आपकी स्किल से या आपके स्किल सेट से किसी और मुल्क को कोई फायदा नहीं होने वाला. So it is very important that you have to mention both these areas. निजी साहब, अगर आप इसके बारे में और डिटेल बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट, वो किस तरह, यानी अगर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दो तीन चीजों को यूनिवर्सिटी जज कर रही होती है. एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एक एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले से लिस्टेड होती हैं, तो उसके मुताबिक आप करते हैं. लेकिन जो बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईवी लीग है या जो रसल ग्रुप है, आईवी लीग ऑफ द यूएस और रसल ग्रुप ऑफ द यूके, तो उनमें अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा सिवियर होता है. तो उस कंपटीशन में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप अपनी एजुकेशन से एक स्टेप ऊपर चले जाएं, एक या दो स्टेप ऊपर चले जाएं, जिसमें आपने ये फिर बताना है कि आपके वैसे एजुकेशन के अलावा क्या इंटरेस्ट हैं. एजुकेशन के तो ग्रेड्स आपके स्पेसिफाइड हैं, आपको पता है कि आपके साथ जो कंपटीशन में है उसके क्या ग्रेड्स हैं, लेकिन स्किल सेट आपका क्या है. मे बी आप गिटार बजाना जानते हो, आप एक अच्छे गिटारिस्ट हो, आप म्यूजिशियन हो, अलॉन्ग साइड योर गुड स्टडीज आप में ये एक स्किल हो सकता है आप प्रोफेशनल लीग की फुटबॉल खेलने के लिए अहल हो. मतलब ऐसा भी हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट को मैंने यूके भेजा फॉर स्टडीज, वहां जाके वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो लीग टीम्स थी उसमें चला गया. सो वो उसका करियर ही चेंज हो गया, वो कहीं और ही निकल गया. बट द पॉइंट इज कि अगर आपने मेंशन किया है कि आपने आपके पास एक स्किल सेट है, तो आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशन से ऊपर सोचें. आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में होते हैं. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने बताना है कि आप में क्या, मैं आपको क्यों लूं, दूसरे को क्यों ना लूं. तो अब मैं अपने आप को थोड़ा सा मेंशन करूंगा ना कि मेरे में ये एक खास चीज है जो किसी और में नहीं होगी. सो वो खास चीज ढूंढना आपका काम है कि आप अपने अंदर सोचें कि आप में क्या ऐसा खास है या आपने जिंदगी में क्या ऐसा किया है जिसके ऊपर आपको वो यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप दे या वो यूनिवर्सिटी आपको ले. तो पर्सनल स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आप वो चीजें उसमें मेंशन करें. एजुकेशन आपकी सबको पता है कि क्या है, अगर एक्सपीरियंस है वो भी सबको पता होगा, वो आपके फॉर्म्स में पहले से लिखा होगा. ये वो चीजें जो आप में लिखी नहीं होगी. मतलब किसी कोई शख्स है वो मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, वो शायद वो बहुत मिनिएचर आर्ट करता है, कोई डूडलिंग करता है, कोई और कुछ करता है. तो वो चीजें हैं, वो बल्कि हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उसके साथ अपना एक पोर्टफोलियो भी लगाओ. पोर्टफोलियो ये है कि जो आपने काम किया हुआ है, अगर उस काम की कोई एविडेंसेस हैं इन फॉर्म ऑफ अ सीडी और इन फॉर्म ऑफ प्रिंट, तो प्लीज डू सेंड दैट एज वेल. दे विल हेल्प. सही. एक और क्वेश्चन है और मैं उस्मान साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. महफूज ने मैसेज किया है कि हु विल बी प्रेफर्ड, एक्सपीरियंस on relevant job with lower degree or more educated with less experience? Good question, tricky question. Again, it depends on a couple of things. Which skills you are talking about, which job you are talking about, right? And again, us job ki actually requirement kya hai. If I talk about myself, I do not reject anyone based on their lesser experience or based on their more experience even, right? Provided they have the right skill set. Believe me, I have actually recruited people jahan pe we were looking for experienced resources, and ultimately we managed to hire a fresh graduate. So it totally depends, right? कि आप किन skill sets की बात कर रहे हो,
किस एजुकेशन की बात कर रहे हो, किस जॉब की बात कर रहे हो, एंड हाउ यू एक्चुअली फिट इनटू दैट पर्टिकुलर रोल. अगर आप उसके अंदर फिट इन होते हो, what values you would be adding in that particular role. So it depends on multiple factors. कहीं पे experience is preferred, कहीं पे of course your qualification is preferred, but most of the time, again I will be very honest, in most of the cases experience is preferred. सही, थैंक यू जी। Yeah. लुबना मैडम, मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, अगर आप ये बता सकती हैं कि हम यूजुअली और फ्रीक्वेंटली दो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम सीवी में अमूमन करते हैं, अगर वो आप बता सकती हैं। ओके, नंबर वन, मेरे ख्याल से तो बहुत गलतियां करते हैं जो कि हमने इस पूरे सेशन में डिफरेंट mistakes को discuss किया. The number one I would prefer to discuss here right now, that is, don't lie on your CV. Or don't lie on your CV, exactly. It put you in the hot water during the interview phase. That's my recommendation. Be realistic, be yourself. और जो रियल स्किल्स हैं, रियल एजुकेशन है, वही अपने सीवी में मेंशन करें, ठीक है. एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गिव द जो मिस्टेक्स है, गिव द करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स. इसकी वजह से आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है. रिक्रूटर आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट कांटेक्ट डिटेल्स आप अपने सीवी में दें. सही. निजी साहब, अगर आप इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, दो गलतियां जो हम अमूमन करते हैं. आई थिंक लुबना ने बड़ा अच्छा कवर किया है. इसको यही चीजें हैं, आप अपनी सीवी में सच बोलें, झूठ ना बोलें. झूठ बोल के आप अपने रिक्रूटर का टाइम जाया करते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं. तो इस जहाँ पे आपको हजार सीवीज के थ्रू गुजरना हो और आपने वो करना हो, तो बेहतर है कि आप अपनी जो आपकी वाकई आपकी क्वालिटीज हैं, प्लीज वही मेंशन करें, ताकि रिक्रूटर्स जो हैं उनको आसानी हो. जितना आप रिक्रूटर को तंग करेंगे, उतने ही आपके कम चांसेस होंगे उसमें जाने के, जॉब के. बस सच बोलें, सच के सिवा कुछ ना बोलें, तो इंशाल्लाह खुश रहेंगे. सही. स्पेसिफिकली उस्मान साहब के लिए क्वेश्चन आया है, इसरार ने मैसेज किया है. इसरार कह रहा है कि does the HR in an organization give importance from which university the applicant has graduated? Based on that, do the applicant go to the next step of selection if he has not graduated from a high class school? I would not say कि organizations ऐसा नहीं करती. Yes, there are a lot of organizations which are doing this, right? Which is not fair. Again. But again, in most of the cases, companies do not look into किस universities से graduates आ रहे हैं. Because see, if I am a graduate of an ABC university and not LUMS, right? तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, because I could only afford that particular university जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, right? So what companies need to understand, what the recruiters need to understand, if they're doing this, it's not about the university only. It's about because every person has a specific skill, every person has his individual personality, जो कि किसी ना किसी capacity में it's very beneficial. So yeah, but in a nutshell, companies ऐसा करती हैं, but we should not do. We should always welcome candidates from diverse backgrounds, different cultures, different organizations, and different skill set, either just to encourage diversity and inclusion. I wish I can make a legislation for this in this country, that it would be illegal for you to ask for the university of any candidate. Yeah. ये कहाँ पे legislation हुई है? Discrimination है. This comes in discrimination. और हैरान बात ये है कि ये हमारी सरकार कर रही है. हमारी गवर्नमेंट के मैंने बहुत सारे एड्स देखे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि if you are a graduate of, for example, LUMS का है या so we will give you preference. Why would you give him preference? Other people. So I wish one day, it's a good point that they've raised. So अगर मेरे political reach कभी मुझे मौका दे, तो मैं इंशाल्लाह जरूर इसके लिए legislation करूंगा कि ये चीज आप नहीं पूछ सकते. हम आपको support करेंगे. I would be with you on this, Najiola. मैं definitely आपके साथ हूँगा. Thank you जी, thank you so much. लुबना मैडम, बस आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप आखिर में कुछ मैसेज
देना चाहती हैं तो up to you. Message, okay. Again, the message is same. The CV length matters a lot. The format of the CVs matters a lot. The most important thing, don't lie on your CV. And one more, एक और बहुत important चीज, the spellings and the grammar errors. Please no, please. उसको रीचेक कर लें, वो बहुत ईजियर है. अपने टीचर को दे दें, अपने पेरेंट्स को दे दें, उसको रीचेक कर लें. और MS वर्ड के जो ऑटो स्पेलिंग और उस पर बिल्कुल रिलाई नहीं करें. ठीक है, इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. यू विल गेट द मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. जबरदस्त. उस्मान साहब, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं. My only message to the audience is thank you very much for joining in. Thank you very much for attending. And if you would like to connect with any of us, you can reach out to us on LinkedIn. Second, always spend time on your resume whenever you are applying for a job. Always spend time on the job description of that particular role, and always modify your resume before applying. So that's it. सही. थैंक यू जी. नजीर साहब, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं. नहीं, कोई खास मैसेज नहीं. मेरे सामने खिड़की खुली हुई है और मेरे नेबर किचन मेरे सामने है. वो शायद चिकन कड़ी बना रहे हैं. अच्छा एंजॉय करें. मुझे खुशबुएं आ रही हैं बड़ी हंग्री. सो आप लोग भी अच्छा खाएं पिए, एंजॉय करें, सच बोलें और खुश रहें. थैंक यू जी. थैंक यू. आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला. और ऑडियंस का भी शुक्रिया. तकरीबन हम 1 घंटा और 11 मिनट तक लाइव रहे और ये क्वेश्चन जो है आती रही. इंशाल्लाह अगले वेबिनार में इसी पेज पे फिर इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.